हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 23 जुलाई 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 24 जुलाई 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि ये दे रखा है तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें हमेशा आपको बताते हैं क्या होता है, बीच वाला दोनों पद का गुणनफल अंतिम दोनों पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुना एक्स हो जाएगा, कुल मिला के एक्स का क्यूब बनेगा। यहाँ पर बराबर करेंगे इन दोनों का गुणनफल 18 गुना 12। तो 18 गुना 12 कितना होगा, 18 गुना 6 करिए 108 का 2 गुना कर दीजिए तो 216 बनेगा। तो यहाँ से x का क्यूब अगर आप हटाइएगा तो इधर घनमूल लेना होगा। तो 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 6 का क्यूब है 216। तो x का वैल्यू 6 जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन सब का योग निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या है, तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बटा टू। तो n का वैल्यू क्या होगा, 50 होगा। टोटल इसमें 50 नंबर है, तो 50 गुना 50 प्लस 1 51 हो जाएगा। नीचे 2, 2 से कटाएंगे इसको 25 बार में, 25 गुना 51 करना है। तो 25 गुना 50 करिए, आपको मिलेगा कितना, 1250। उसके बाद 25 गुना 1 25 इसमें जोड़ दीजिए तो 1275 इस सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, 2/3, यहाँ पर क्या है 3/2। आधार बराबर नहीं है, आधार बराबर करना होगा। ठीक है, क्या आपको एक चीज़ पता होगा, जैसे मान लीजिए x/y का पावर m है। अगर इसे पलटना हमें x/y को, तो y ऊपर चला जाएगा, x नीचे चला जाएगा। अगर इसको पलट दें तो इसका पावर जो है नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का m हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से यहाँ पर बनाएंगे सवाल को, किसी एक को पलट लीजिए और पावर को नेगेटिव कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर दूसरा वाला को पलटेंगे, पहला वाला को सेम लिखते हैं, 2/3, इसका पावर है x+1 बराबर दूसरा वाला 3/2 है, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा और पावर नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये जो है इसमें माइनस से गुना हो जाएगा। जब आप माइनस से इसमें गुना करिएगा तो ये x माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा, तो इसको 1 - x लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आधार बराबर है, पावर को बराबर कर दें, यानी x+1 बराबर 1 - x हो जाएगा। तो यहाँ से x को इस तरफ लाइए 2x हो जाएगा, 1 को इस तरफ भेजिए तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 0। तो 0 ही इस सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। दो ट्रेन क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति के संबंध में दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। ठीक है, देखिए दो ट्रेन है, पहली ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो दूसरी ट्रेन इस दिशा में आ रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है। तो यहाँ पर व्यक्ति के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, तो देखिए जो स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से व्यक्ति भी जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है। तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो क्या होगा, दोनों के स्पीड का योगफल। तो स्पीड यहाँ पर जो है यूनिट सेम करना पड़ेगा। यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड है। आंसर अगर देखें तो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मीटर प्रति सेकंड में है इसको बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 25 है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से कटाएंगे 5 बार में, 18 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहला का स्पीड था कितना, 60, तो 60 इसमें जोड़ दीजिए तो कुल मिला के जो इसका स्पीड बनेगा कितना बनेगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 8,000 की राशि पर 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वार्षिक दर यहाँ क्या है 21%, तो पहला वर्ष इसको पूरा पूरा ब्याज मिलेगा 21%, लेकिन दूसरा वर्ष इसको हाफ ईयर का ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि हाफ ईयर ही यहाँ पर टाइम है। तो 21 का आधा 10.5%, दूसरा वर्ष में ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। 8,000 यहाँ मूलधन है, तो पहला वर्ष जो इसको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8,000 का 21%, तो कितना हो जाएगा, 21 अट्ठे 168, उस पर 1 जीरो, यानी कि ये हो जाएगा 1,680 रुपया। ठीक है, अब दूसरा वर्ष आते हैं। दूसरा वर्ष कितना मिलेगा, इसका आधा ब्याज मिलेगा, क्योंकि रेट आप देख रहे हैं कि आधा है, टाइम भी देख सकते हैं 1 है, उसके बाद हाफ है। तो दूसरा वर्ष इसका आधा, यानी कि 840 रुपया ब्याज मिलेगा। लेकिन ये जो पहला वर्ष ब्याज कमाया है उस पर भी ब्याज यहाँ मिलेगा, क्योंकि ब्याज जो है चक्रवृद्धि कैलकुलेट किया जा रहा है। तो दूसरे वर्ष इसका कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 10.5%। तो आप 1,680 का अगर 10% निकालिएगा तो कितना मिलेगा, 168 रुपया। ठीक है,
और बचा 0.5%। तो 0.5% कितना होगा? देखिए 0.5% हो जाएगा कितना, 16.8 का आधा यानी कि 8.4। तो 8.4 भी यहाँ पर जोड़ दीजिए, यानी दूसरा वर्ष इतना रुपया जो है इन्होंने ब्याज पर ब्याज के रूप में कमाया है। तो टोटल जो ब्याज इसको मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना मिलेगा, इन सब का योगफल 16 8 24, इधर हो गया 120, यानी कि 2520 रुपया यहाँ से मिला, और यहाँ पर 168 और 8 176.4 रुपया यहाँ से मिला। तो कुल मिला के जोड़ने के बाद ये बनेगा कितना, 2696.4 रुपया। ठीक है, इतना रुपया इसको ब्याज मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसका मतलब जो है ये ऑप्शन में इन्होंने गलत आंसर दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, 2696.4 रुपया इसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, आप दूसरे तरीका से भी कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल है, आप दशमलव देख लीजिए, यहाँ पर 4 अंक के पहले है, ऊपर 1 2 1 3 3 2 5 अंक के पहले है। तो आप ऊपर नीचे कटा लीजिए, जो भागफल आएगा उसमें 1 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 15 से इसको कटाइए, 15 बार में कटेगा, फिर ये 5 या 15 हो गया, तो इन दोनों को काट दीजिए 15 से, कुल मिला के 1 आया, तो दशमलव भी लगाना है, तो 0.1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, एक ड्रेस बेचकर ईशान 10% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे 150 रुपया कम में बेचता तो उसे 5% की हानि होती। ड्रेस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए परसेंटेज में यहाँ मूल्य में कितना का अंतर है, 5 और 10, 15% का। आप इस तरह से समझ सकते हैं, 100% हमारा जो है कॉस्ट प्राइस होता है। अगर वो 10% लाभ पर बेचेगा तो सामान ऊपर बिकेगा कितना में, 110% में। अगर वो 5% हानि में बेचेगा तो सामान नीचे बिकेगा कितना में, 95% में। आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, 95 और 110 का कितना आएगा, 15% का डिफरेंस आएगा। आप इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पर दोनों को जोड़ देख सकते हैं। अगर एक लाभ है एक हानि है तो जोड़ देंगे, अगर दोनों लाभ है तो अंतर ले लेंगे, या फिर दोनों हानि है तो अंतर ले लेंगे। ठीक है, तो 10 + 5 15% का वैल्यू है क्या, 150 रुपया। निकालना है क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू। 15 का 10 गुना है, 100 का भी 10 गुना करेंगे तो 1000 रुपया इस सवाल का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वर्गमूल निकालना है इसका, तो 121 का वर्गमूल 11 आएगा। लेकिन यहाँ रूट के अंदर 4 अंक के पहले दशमलव है, तो वर्गमूल में 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ पर लगाना हो। प्लस यहाँ पर देखिए करनी में 3 है, इसका मतलब इसका घनमूल लेना है, तो 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 अंक के पहले है रूट के अंदर, तो घनमूल में 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा। इन दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा, 0.31। ठीक है, तो 31 वाला ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, राधा ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। यदि उसने इस घड़ी को 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम सवाल पीछे हम लोग कर चुके हैं। डायरेक्ट इन दोनों को जोड़िए, एक हानि एक लाभ है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 20%। इसी का वैल्यू है, ये जो अंतर है रुपया में, 120 रुपया। हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू। आप इधर से भी देख सकते हैं, 20 का 6 गुना है, नहीं तो इधर से 5 गुना है, तो इधर भी 5 गुना कर दीजिए, तो 12 पंजे 60, यानी 600 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, यदि ए प्लस बी ए बी है तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ पर आंसर दे रखा है b-1 में। ठीक है, दो टर्म में है b-1, तो हम लोग अगर b को उस तरफ ले जाएं तो b कॉमन आएगा, a-1 होगा, तो हम लोग a को उस तरफ ले जाएंगे, तो इधर b छोड़ देते हैं, उधर ले जाते हैं, ए बी तो है ही, उसके बाद a को ले आए माइनस में होगी। अब यहाँ b बराबर a अगर कॉमन लें तो b-1 बचेगा। ठीक है, a को इस तरफ ले आइए तो b/a बराबर b-1 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी पूछा, तो इसको उल्टा दीजिए, ए ऊपर बी नीचे, और इसको भी उल्टा देंगे तो नीचे क्या है, एक है, तो एक ऊपर चला जाएगा, नीचे b-1, तो यही इसका रेशियो आया 1:b-1 का, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा। आगे बढ़ते, ट्यूमर कोशिकाओं की संख्या में 5% प्रति सेकंड की दर से निरंतर वृद्धि होती है। यदि कोशिकाओं की वर्तमान संख्या 400 है तो 2 सेकंड बाद इनकी संख्या कितनी होगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए 400 है, अगर 5% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 400 का 5% 20, तो ये हो जाएगा 420। फिर से अगला सेकंड 5%, तो 42 का 5% कितना, 21, फिर 21 बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 420 + 21 441। यही इस सवाल का आंसर है। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव फार्मूला से इफेक्टिव परसेंट निकाल के भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ दे रखा है। उस सबसे लंबी छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे घनाभ के अंदर रखा जा सकता है। तो वो कौन सा होता है,
वो डायगोनली होता है, यानी डायगोनल का लंबाई यहाँ पर निकालना है। तो क्या होता है डायगोनल निकालने का फॉर्मूला? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 का स्क्वायर 144। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 16 9 25 और 144 169। 169 का वर्गमूल होता है 13। 13 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि x प्लस वाई 40 है, x माइनस वाई 20 है, तो एक्स वाई का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 40 प्लस 20 60, 60 का आधा 30 हो जाएगा। y निकालना है, दोनों का अंतर लेके आधा कर दीजिए। तो 40 माइनस 20 20 हो जाएगा, 20 का आधा 10। यही दोनों का वैल्यू है। ठीक है, इनका HCF पूछ रहा है, तो 30 और 10 का HCF क्या होगा? इसका HCF हो जाएगा आपको 10, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन जो है वो क्या है? 10 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसका प्रतिशत रूप क्या होगा? देखिए 1/5 कितना होता है? 20%। तो 2/5 कितना होगा? 20 का 2 गुना 40%। आगे बढ़ते, राम और श्याम अकेले अकेले कार्य को 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ उस कार्य को करना शुरू करते हैं। 5 दिन बाद श्याम कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को राम अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए राम करते हैं 12 दिन में, श्याम करते हैं 15 दिन में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60। तो वह 5 दिन के बाद श्याम कार्य छोड़ देता। तो देखेंगे कि 5 दिन में कितना काम हुआ। तो टोटल इफिशियंसी कितना होगा? 5 + 4 9। तो 9 यूनिट के हिसाब से 5 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 45 यूनिट। ठीक है, तो 60 में 45 यूनिट काम इन दोनों ने कर लिया। उसके बाद बचा कितना? 60 - 45 यानी कि 15 यूनिट। अब इस काम को कौन करेगा? राम अकेला करेगा। राम का एफिशिएंसी क्या है? 5 है। तो शेष वर्क को 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब 5 आप डिवाइड करेंगे इसको तो कितना मिलेगा? 3। तो 3 दिन और टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 में ये। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करिए छोटी कोष्टक को। 2 से 10 को काट दीजिए, 20 को 10 बार में। 12 - 10 2 हो जाएगा। आगे गुना है, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से 25 को काट दीजिए 5 बार में। यहाँ माइनस है तो 5 - 4 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 1 से 16 को भाग करेंगे तो 16 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे माइनस है तो 20 - 16 कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 3 में ये। आगे बढ़ते, भिन्न संख्याओं ये है, इनका योग पूछ रहा है। तो आप पूर्णांक को पहले जोड़ लीजिए। 1 1 2 हो जाएगा, प्लस फ्रैक्शन को आप जोड़ेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपको कितना? 35। 5 गुना 5 25 प्लस 7 दूना 14। 25 + 14 कितना होगा? 39। ठीक है, तो ये 1 से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 प्लस इसको 1 अलग कर लीजिए। उसके बाद बचा कितना? 35 4 39, यानी 4/35 बचा। तो कुल मिला के 2 1 3, 3 सही 4/35 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, बिंदु ये निर्देशांक है से होकर गुजरने वाली और रेखा, यहाँ समीकरण दे रखा है कि लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, देखिए रेखा का समीकरण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? y बराबर mx प्लस का c। इसमें m जो होता है वो स्लोप होता है, यानी कि ढाल होता है। और दूसरी बात कि मान लीजिए ये कोई रेखा है, इस पर ये दूसरी रेखा इस तरह से लंबवत है। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है कि इन दोनों का ढाल का गुणनफल क्या होता है? -1 होता है। यानी पहली रेखा की ढाल m1 है, दूसरी रेखा की m2। तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा -1। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे कि स्लोप निकालेंगे सबसे पहले हम लोग, यानी कि ढाल। अगर दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहे तो ढाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? y निर्देशांक को घटाते हैं पहले, फिर x निर्देशांक को घटाते हैं। लेकिन यहाँ इक्वेशन दे रखा है तो यहाँ पर स्लोप निकालने का जो होगा, यानी m जो हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए ये m1 है, तो m1 निकालें तो क्या हो जाएगा? माइनस में a/b। ए मतलब क्या? x का गुणांक। b मतलब क्या? y का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर m1 कितना आ जाएगा? देखिए एक मतलब क्या? x का गुणांक 1 है और y का गुणांक -1 है, और माइनस पहले से तो कुल मिला के प्लस का 1 हो जाएगा m1। ठीक है, अगर m1 का वैल्यू यहाँ रखिएगा तो m2 कितना मिलेगा? उधर -1 है और +1 उधर जाएगा तो कुल मिला के -1 ही आएगा m2। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु से ये गुजर रही है और हमारे पास समीकरण निकालने का फॉर्मूला ये है। तो हम लोग अगर m1 ये इक्वेशन का लिए हैं स्लोप, तो इस इक्वेशन का स्लोप को हम लोग क्या कर लेते हैं? m2 कर लेते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर y बराबर m2x प्लस c हो गया। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा c, और y और x का वैल्यू यहाँ से लेंगे और m2 का वैल्यू यहाँ पर निकालने हैं। तो यहाँ पर उसको ले आते हैं यहाँ। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 5 है। तो 5 बराबर m2 माइनस का 1 गुना x क्या है? यहाँ पर 1 है, तो गुना 1 प्लस का c। तो c का वैल्यू कितना आ गया? -1 इस तरफ आएगा तो 5 1 6 हो जाएगा।
यानी हम लोग कांस्टेंट निकालिए कि कितना है 6 है। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसी में फिर से सी का वैल्यू रख देंगे। तो y तो है ही बराबर m2 माइनस का 1, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस का ये जो सी निकाले हैं 6 ये दे देंगे। तो x देखिए x माइनस 1 ये इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर का 6 इतना यहाँ पर बनेगा। यही इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में इन्होंने दे रखा। आगे बढ़ते, दिए गए प्रेक्षणों यहाँ दिया है, इसका माध्य 6 है तो x का मान निकालना है। देखिए यहाँ से इन सब का हमें क्या निकालना, माध्य। तो देखिए x सब में है, ठीक है, तो माध्य में x आएगा ही। उसके बाद अगर देखें तो 1 3 5 7 9 ये क्या है, ये लगातार प्रथम विषम संख्या, यानी 1 3 5 7 9। तो इसमें बीच वाला जो है वो हमारा माध्य होगा 5। तो x प्लस 5 इसका माध्य हो गया, और माध्य दे कितना रखा है 6। तो इसको 6 के बराबर करेंगे, x का वैल्यू कितना आया 6, ये 5 घट जाएगा तो 1 बचेगा। तो एक x का वैल्यू एक, ऑप्शन नंबर 4 में ये दे। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पावर क्या है 4 है, तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर, माइनस 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद इसका भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। कोष्टक के अंदर का मटेरियल ये है। तो 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, एक बार ये हो जाएगा। अगर हम लोग ए प्लस बी कर दें, ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा रहे हैं। तो ए प्लस बी किए तो ये आ गया, ए हमारा क्या हो गया, ये हो गया पूरा ए, ठीक है, बाहर वाला स्क्वायर के बाद जो जितना भी अंदर में है वो हमारा ए है, और उसी तरह से यहाँ पर बी है। तो ए प्लस बी हो गया, इसी तरह से ए माइनस बी कर देंगे, यानी 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस ए 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दो। अब यहाँ सॉल्व करिए, ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला हम आपको कई बार बताए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू ए मतलब क्या 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस बी मतलब क्या रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से आया है। उसके बाद बीच में क्या है गुना है। उसके बाद यहाँ पर आइए, ये भी हम आपको बताए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab प्लस में, क्योंकि आगे प्लस वाला है, अगर ये चीज़ आगे रहता तो माइनस में 4ab आता, ठीक है। तो ये प्लस में है तो प्लस में आएगा यहाँ पर 4 इंटू ए मतलब 2 इंटू बी मतलब रूट 5। तो ये हमारा आंसर होगा, कितना हो गया 4 5 9, 9 दूना 18, 18 चौक 72, 72 दूना 144, उसके बाद रूट का 5 लगाएंगे इसमें, तो 144 रूट 5 ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते, इसका घनमूल डैश के बीच होता है। ऑप्शन देखेंगे 6 और 7 है, 6 का घन अगर करें क्यूब तो 216, 7 का क्यूब 343। क्या ये नंबर इन दोनों के बीच में है, ये है 250 जो कि 216 से अधिक लेकिन 343 से कम है, इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 6 मीटर और 5 मीटर है, उस बेलन से 3 मीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोले बनाना है तो बड़ा आयतन जिसका है उसको छोटे वाले का आयतन से डिवाइड करना है। तो यहाँ बेलन से गोले बना रहे हैं तो बेलन का आयतन बड़ा होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई देंगे, आर कितना है आर है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 दे दीजिए, इंटू एच है 5 तो 5 दे देंगे। नीचे ये जो गोला बनाना है इसका आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना है इसका 3 है, 3 का क्यूब 27। तो 3 से 27 को घटाइए 9 बार में, 9 चौके 36, 4 से 4 को कटा देंगे, पाई तो कटेगा ही, बचेगा कितना 5। तो 5 गोले बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में ये दे। आगे बढ़ते, यदि x प्लस वाई माइनस 2 है तो इसका मान निकालना। देखिए यहाँ इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, किसी एक को जीरो करिए, हम यहाँ पर y को जीरो कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 2। अगर y जीरो किए हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, और इसमें y का गुना है तो ये भी जीरो हो जाएगा। कुल मिला के एक्स क्यूब का वैल्यू देना है, x का ये है तो x के क्यूब कितना हो जाएगा -2 का क्यूब -8, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी को समय से डिवाइड करते हैं। दूरी है 250 मीटर, समय है सेकंड में, एकदम सही है। तो 250 मीटर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा स्पीड, ये स्पीड जो आएगा वो होगा क्या मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में।
इसको आगे हम लोग 18/5 से गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। 0 0 काट दीजिए, 5 से 5 बार में 5 गुना 18 करेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, 10 15 का मान याद कीजिए। आपको याद होना चाहिए क्या होता है 2 माइनस रूट 3, और 10 75 का क्या होता है प्लस में होता है, यानी 2 प्लस रूट 3। और ये जो 10 75 है यही वैल्यू कॉट 15 का भी होता है, और जो वैल्यू 10 15 का है वही वैल्यू कॉट 75 का भी होता है। ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए। आगे बढ़ते, यदि प्रेक्षण यहाँ दे रखा है का माध्य x बार है तो कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प इस तरह से यहाँ दे रखा है। ठीक है, देखिए कोई नंबर ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और ले लीजिए 9 है। 5 नंबर ले लिए। इसका अगर एवरेज देखें तो क्या होगा, बीच वाला नंबर होगा 7, क्योंकि हम लोग लगातार नंबर उदाहरण में लिए हैं तो बीच वाला नंबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो x बार है ये क्या माध्य है, तो x बार का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया इस डेटा से। ठीक है, अब यहाँ है ऑप्शन में पहला कि समेसन है इसका एक्स आई माइनस एक्स बार, क्या ये दोनों का डिफरेंस का योगफल जीरो होता है कि नहीं होता, या फिर दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर का योगफल जीरो है, या फिर इस तरह से ऑप्शन है। तो हम चेक करेंगे पहले ऑप्शन के अनुसार, यानी एक्स आई माइनस एक्स करके। एक्स आई हमारा ये हो गया जितने भी फ्रैक्शन है, तो डिफरेंस लीजिए। ठीक है, हम लोग निकाल रहे हैं एक्स आई माइनस का एक्स बार। तो 5 में से 7 घटाएंगे, माइनस का 2 मिला। उसके बाद 6 में से 7 घटाएंगे, माइनस का 1 मिला। 7 में से 7 घटाएंगे, 0 मिला। 8 में से 7 घटाएंगे, प्लस का 1 मिला। 9 में से 7 घटाएंगे, प्लस का 2 मिला। क्या ये हम लोग अगर इसको जोड़ दें क्या मिलेगा, 2 1 3, माइनस का 3 इधर, 2 1 3 प्लस का, और बीच में 0, तो कुल मिला के इसका योगफल कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 आ चुका हमें। अगर इन दोनों का अंतर का योगफल किए तो कितना आ गया 0, तो यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, दो रेखाओं यहाँ दोनों का इक्वेशन दे रखा है कि बीच का कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ ये जो कोण है, कोण निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ये m1 है पहला का ढाल, m2 है दूसरा का ढाल। तो यहाँ से इसका ढाल कितना आएगा, अभी पहले सवाल में बताएं, पिछले सवाल में क्या होता है स्लोप निकालने का, a बट्टा b माइनस में, तो a हमारा x का गुणांक 1 हो जाएगा और y का गुणांक भी 1 है, तो इसको कुल मिलाकर माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है, m2 अगर निकालें तो क्या होगा माइनस में a बट्टा b, तो माइनस में है। ठीक है, और यहाँ x का गुणांक 1 और y का गुणांक माइनस है, तो कुल मिला के ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो m1 ये आ गया, m2 ये आ गया। अब देखिए अगर दोनों को गुना कर दीजिएगा तो यहीं से आपको आंसर पता चलेगा। अगर m1 गुना m2 कर दें तो बराबर क्या होगा, +1 गुना -1, कुल मिला के माइनस का 1 होगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि ये -1 प्रोडक्ट कब आता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि लंबवत हो। लंबवत है इसका मतलब इसका कोण कितना है 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री आप इस तरह से आंसर लगा सकते हैं। आपको ये चीज़ पता है। अगर ये चीज़ पता नहीं है तो इस चीज़ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर m1 m2 का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से भी आप टेन थीटा निकाल पाएंगे। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संख्या यहाँ दिया है, इनका एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात पूछ रहा है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, सिंपल साधारण सा सवाल है, एचसीएफ 5 हो जाएगा। और एलसीएम एलसीएम निकाल लीजिए, मान लीजिए 35 है तो 25 का 5 है, इसमें 5 नहीं 5 से गुना कर दीजिए। और 10 का क्या है 5 है, 2 नहीं है 2 से गुना कर, तो ये बना एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। कटा देंगे 5 5, ठीक है, इधर 1 आ गया। 1:35 यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, देखिए लॉग पूछा गया है, जनरली नहीं पूछता है, पूछ दिया तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए x log a है तो इसको हम लोग लिखेंगे log a की पावर x। ठीक है, ये x जो है पावर में चला जाता है। उसी तरह से अगर log a b c है, ठीक है, सब गुना में है, तो ये ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b प्लस का log c। ठीक है, एक घातांक के नियम आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। जैसे आधार बराबर रहता है और गुना रहता है तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ समझिए, यहाँ गुना में है तो यहाँ पर सब में जोड़ आ गया। अगर यहाँ भाग रहता तो क्या होता माइनस में आ जाता, एकदम सही बात है। a बट्टा बी अगर है तो इसको लिखेंगे log a माइनस log b। ठीक है, ये बातें आपको याद रखेंगे। अब यहाँ आते हैं, देखिए क्या है 9 × log x।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, log x की पावर 9 लिख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ x क्या चला जाता है पावर में, तो ये भी 9 पावर में आ गया। बराबर देखिए ये क्या है, log 9, log 27, log 81। ये देखिए ब्रेक करके यहाँ पर अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या होता है, तीनों में गुना हो जाता है। तो ये a हो गया हमारा 9, b हो गया 27 और c हो गया 81। तो इसको इस तरह से लिखेंगे तो log में क्या हो जाएगा, log तीनों का गुणनफल, ठीक है, नहीं 9 गुना 27 गुना 81। तो 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 27 को 3 की पावर 3 गुना 81 को 3 की पावर 4। अब देखिए ये है हमारा log x की पावर 9 बराबर ये log, ये क्या बन गया, आधार बराबर है तो पावर को जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9, यानी हो गया 3 की पावर 9। अब यहाँ log log कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो x की पावर 9 बराबर हो जाएगा 3 की पावर 9। अब यहाँ पावर बराबर है दोनों तरफ तो आधार को बराबर कर देंगे, यानी x बराबर 3 हमारा वैल्यू निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, यदि सेक प्लस 10 का वैल्यू ये है तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। ये सेक प्लस 10 का वैल्यू ये है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सेक माइनस 10 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2 माइनस रूट 3। ये डायरेक्ट कैसे देती है, देखिए स्क्वायर का अंतर 1 है, 2 दूना 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, अंतर 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, आपको कई बार बताएं। अब दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, 10 कट जाएगा, 2 सेक का वैल्यू नहीं मिलेगा, 2 सेक थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट थ्री कट जाएगा, 2 2 4, 2 से 4 को कटा देंगे 2 बार में, तो सेक थीटा का वैल्यू 2 है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते, एक परीक्षा में सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर दंड स्वरूप 1 अंक काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी ने 76 प्रश्न हल किए और उसे 144 अंक मिले। उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। देखिए 76 प्रश्न उन्होंने सही किया, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इन्होंने पूरा सही का सही जवाब दिया, तो कितना अंक मिलेगा, 76 गुना 3, क्योंकि एक सही पर 3 अंक इसको दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 76 तिया 18, 21 1 22, 228, ठीक है। लेकिन लेकिन उसे 144 अंक ही मिला है, तो 144 अंक ही मिला है, बाकी अंक कहाँ चला गया, वही हमें निकालना है। तो ये घटा देते हैं, बाकी अंक पता चल जाएगा। तो 4 इधर हो गया कितना, 12 में से 4 घटा 8, यानी 84 अंक इसका गायब हुआ है। ये गायब किस कारण से हुआ होगा कि उसको दंड भी मिलता है और दंड स्वरूप 1 अंक काट लेता है। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, सही पर उसे 3 अंक दिया जाता है, अगर गलत हो जाए कोई प्रश्न जिसका जवाब उन्होंने दिया है तो उस पर कितना का नुकसान होगा, ये जो इसको सही होने पर 3 मिलता है वो भी जाएगा और साथ में 1 अंक काटा जाता है वो भी जाएगा, कुल मिला के इसका 3 + 1 4 अंक कटेगा गलत होने पर, ठीक है। तो कुल मिला के इसका 84 अंक कटा है और एक पे 4 अंक कटता है, तो इसको 4 से डिवाइड करिए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना सवाल गलत किया। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 21 सवाल जो है उन्होंने रॉन्ग किया, ठीक है, गलत किया है। तो टोटल 76, उसमें 21 जो है इन्होंने गलत कर दिया, तो सही कितना किया होगा, तो सही किए होंगे उन्होंने कितना, घटा दीजिए 76 में 21 तो मिलेगा आपको 55, तो 55 ही सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसमें क्या करना, यदि एक परीक्षा में डिस्टिंक्शन पाने के लिए 84% अंक होने आवश्यक थे तो थेरी कितने अंकों से डिस्टिंक्शन पाने में असफल रही, ठीक है। थेरी का प्राप्तांक यहाँ पर है और कह रहा है कि परीक्षा में 5 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न के 10 नंबर थे, तो एक प्रश्न के 10 नंबर, टोटल इसमें कितने प्रश्न थे 5, तो कितना हो गया फुल मार्क्स, 10 गुना 5 यानी कि 50, और इसको डिस्टिंक्शन लाने के लिए 84% चाहिए, तो कितना मार्क्स लाने होंगे, 50 का 84%, ठीक है, यानी 84/100 आप इसको बोल सकते हैं। 50 से 2 बार में, 2 से ये 42 बार में, इनको चाहिए 42 अंक डिस्टिंक्शन में। लेकिन ये लाया कितना है थेरी ने, यहाँ पर देखिए 5 7 12 10 22 22 9 31 31 9 40, इन्होंने लाया 40, तो कितने अंक से छूट गए, 2 अंक, तो 2 ही सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 1 में मेरी और थेरी के कुल प्राप्तांकों तथा प्रश्न संख्या 3 में मेरी और थेरी के कुल प्राप्तांकों का अनुपात क्या है। एक में मेरी और थेरी दोनों का देखना, 10 + 5 15 है, और प्रश्न संख्या 3 में देखिए मेरी और थेरी का 10 8 18 है, दोनों का रेशियो लेंगे 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, तो 5:6 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है पांचों प्रश्नों में थेरी के प्राप्तांकों का औसत कितना है, थेरी का औसत निकालना है। योगफल अभी जोड़े थे, पिछले सवाल में 40 था,
और 5 प्रश्न है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रत्येक प्रश्न में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 70% अंक चाहिए तो मेरी डैश प्रश्नों में और थेरी डैश प्रश्नों में अनुत्तीर्ण रही। 70% अंक चाहिए। एक प्रश्न का अंक है 10, इसका अगर 70% हम लोग निकालें तो कितना मिलेगा, 7 अंक चाहिए उसको। अब देखिए मेरी 10 यहाँ पास है, यहाँ 9 पास है, यहाँ भी पास है, यहाँ फेल है मेरी, ये भी पास है। तो एक में मेरी फेल हो गई। तो अब देखते हैं थेरी का। 7 अंक चाहिए, यहाँ 5 है, फेल हो गई। यहाँ 7 चाहिए, 7 है, पास 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 पास, सब में पास है। तो एक मेरी का हो जाएगा, एक थेरी का हो जाएगा। कुल मिला के क्रमशः एक एक इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।